हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से मेरे आरडी ऑनलाइन स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। लक्ष्य यूपीएससी, वेलकम माय आरडी ऑनलाइन स्टडी चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बायोटेक्नोलॉजी पर कुछ बातें करेंगे। जैसे कि आप जानते हो, बायोटेक्नोलॉजी यानी कि जैव प्रौद्योगिकी, बायो यानी जीव और टेक्नोलॉजी यानी तकनीक, जीवों पर तकनीक, जैव प्रौद्योगिकी। इसमें कुछ इस वीडियो में हम देखेंगे टर्मिनोलॉजी का हिंदी होता है शब्दावली। इसमें पहली शब्दावली है जीन। जीन किसे कहते हैं, यह कहाँ पाया जाता है, इसका क्या काम होता है, हम इन सब के बारे में इस वीडियो में देखेंगे। जीन डीएनए की वह न्यूनतम इकाई जो किसी लक्षण के लिए जिम्मेदार होती है, जीन कहलाती है। मतलब डीएनए की वह इकाई है जो किसी भी लक्षण के लिए जिम्मेदार होती है, जीन कहलाती है। अलग अलग लक्षणों के लिए अलग अलग जीन निर्धारित होते हैं, या अलग अलग जीन का वर्ग अलग अलग होता है। जैसे बालों के कलर के लिए अलग जीन रहता है, आंखों के कलर के लिए अलग जीन रहता है। इंसान इसकी ऊंचाई कितनी होगी, कम होगी, ये सब चीजें जीन पर निर्भर करती है। जीन क्या है, डीएनए की वह न्यूनतम इकाई जो किसी लक्षण के लिए जिम्मेदार होती है। यह मतलब मानव शरीर के निर्माण का आधार कहते हैं इसे। जीन को क्या कहते हैं, मानव शरीर के निर्माण का आधार। डीएनए क्या होता है, जीन का समूह डीएनए कहलाता है। मतलब बहुत सारे जीनों का समूह डीएनए कहलाता है। मतलब इसे समूह, जैसे कि डीएनए को किसी कोशिका में प्रोटीन के आवरण से पैक कर दिया जाए तो वह क्या कहलाता है, डीएनए का समूह, जीन का समूह कहलाने लगता है। जैसे मानव का शरीर करोड़ों कोशिकाओं से बना है। मतलब जो मानव का शरीर है उसमें करोड़ों कोशिका है। प्रत्येक कोशिका के अंदर हमें क्या मिलता है, गुणसूत्र और न्यूक्लियस। तो यह गुणसूत्र या क्रोमोसोम हमें कहाँ से मिलते हैं, माता तथा पिता से हमें यह प्राप्त होते हैं। इसके अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए, जो किस फॉर्म में पाया जाता है, डीएनए धागा नुमा संरचना में पाया जाता है। अब इस धागे नुमा संरचना को लंबा किया जाता है या सुलझाया जाता है तो हमें डीएनए कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। डीएनए को हमें कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। जब इस डीएनए के किसी एक छोटे से टुकड़े को काटा जाता है तो उसे जीन कहा जाता है। इस डीएनए के छोटे से टुकड़े को कहीं से भी काटे गए हिस्से को जीन कहते हैं। यह डीएनए कहलाता है। यह डबल हेलिक्स में पाया जाता है डीएनए। ये मानव में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। मतलब मानव में कितने क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं मानव में, जो 23 जोड़ियों में मिलते हैं। आधे माता के रहते हैं, आधे पिता के रहते हैं। माता के 23 गुणसूत्र माता के रहते हैं, 23 गुणसूत्र पिता के रहते हैं। मानव गुणसूत्र मानव में 2 प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं, ऑटोसोम गुणसूत्र और सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोसोम को कायिक क्रोमोसोम या कायिक गुणसूत्र कहते हैं। कायिक गुणसूत्र ही है जो मनुष्य के लिंग को छोड़कर सभी
बॉडी का निर्माण करते हैं। कायिक गुणसूत्रों के द्वारा ही होता है। हाथ, पैर, नाक, मुंह, कान, आंख, पैर, सब कुछ कायिक गुणसूत्र से ही निर्माण होता है। जो 22 जोड़ी पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 22 जोड़ी। 22 गुणसूत्र माता के रहते हैं, 22 जोड़ी, और 22 गुणसूत्र माता के रहते हैं और 22 गुणसूत्र पिता के रहते हैं। यह टोटल कायिक गुणसूत्र की संख्या होती है मनुष्य में 44, और एक जोड़ी गुणसूत्र पाया जाता है जिसे सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। ये किस लिए होता है? लिंग गुणसूत्र भी कहते हैं इसे, लिंग गुणसूत्र कहते हैं। सेक्स क्रोमोसोम को लिंग गुणसूत्र कहते हैं। यह एक जोड़ी पाया जाता है। इसमें मानव के लिंग का निर्धारण इसी गुणसूत्र के माध्यम से होता है। XX मानव XX क्रोमोसोम महिला की आकृति को निर्धारित करते हैं। X और Y क्रोमोसोम, X और Y क्रोमोसोम Y या गुणसूत्र, X और Y गुणसूत्र पुरुष की आकृति को निर्धारित करते हैं। तो इसमें यह कैसे पता चलेगा कि कौन सा गुणसूत्र या कौन सा गुणसूत्र किस चीज के लिए जिम्मेदार है, किस कार्य के लिए जिम्मेदार है? तो डीएनए के खंड को या क्रोमोसोम को, गुणसूत्रों को घटते हुए क्रम में गुणसूत्रों की संख्या, मतलब घटती हुई क्रम में गुणसूत्रों की संख्या के आधार पर इसका नाम निर्धारित किया जाता है। मतलब 1, 4, 3, 2, 1 ऐसे घटते हुए क्रम में। तो इस चित्र को कैरियोटाइप कहा जाता है। मतलब इस प्रकार के गुणसूत्र के चित्र को कैरियोटाइप कहा जाता है। इसमें जो लास्ट गुणसूत्र पाया जाता है यही रहता है लिंग निर्धारित करने का गुणसूत्र। मानव की उत्पत्ति कैसे होती है? मानव की उत्पत्ति कैसे होती है? एक दंपत्ति है, महिला और पुरुष। जब पुरुष का स्पर्म यानी कि शुक्राणु और महिला का अंडाणु ओवम, यह दोनों क्या होते हैं? पुरुष का शुक्राणु भी एक कोशिका है और महिला का अंडाणु भी एक कोशिका है। दोनों क्या है? यह शरीर का कोई अंग नहीं होता है, यह दोनों कोशिकाएं होती है। यह शुक्राणु और अंडाणु, यह दोनों युग्मनज मतलब दोनों का मिलन निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है? निषेचन। निषेचन होने के बाद में एक जायगोट का निर्माण होता है जिसे युग्मनज कहते हैं। यह 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसमें 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इस जायगोट का विभाजन, लगातार विभाजन होता रहता है। दो कोशिकाओं में, फिर 4 कोशिकाओं में, फिर 8 कोशिकाओं में, 16 कोशिकाओं में, 32 कोशिकाओं में, 2-2 में होता है। तो ऐसे 9 महीनों के बाद में एक मानव के बच्चे का जन्म होता है। इस प्रकार से मानव की उत्पत्ति होती है। इसमें देखेंगे दोस्तों कि जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं। मतलब समाज में काफी देखने को मिलते हैं कि जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं। तो दोस्तों जुड़वा बच्चे 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक युग्मनज जुड़वा और एक होता है द्वियुग्मनज जुड़वा। तो एक युग्मनज जुड़वा यानी कि मोनोजाइगोटिक ट्विन्स, द्वियुग्मनज जुड़वा डाइजाइगोटिक ट्विन्स यानी जुड़वा। मोनोजाइगोटिक ट्विन्स में क्या होता है दोस्तों? पुरुष का शुक्राणु और महिला का अंडाणु का जब दोनों के निषेचन के बाद में जो जायगोट बनता है, फिर वह उसमें विभाजन होता है। एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनती है। इन 2 कोशिकाओं में यह दोनों कोशिकाएं पूर्णतः अलग अलग हो जाती है। अलग अलग हो जाने के कारण इन दोनों कोशिकाओं का फिर से विभाजन होता है।
2 कोशिकाएं बनती, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे इधर भी 2 कोशिकाएं, 4 कोशिकाएं, 8 कोशिकाएं, दोनों जगह अलग अलग कोशिकाएं बनती है। तो इन दोनों जाइगोट, इन दोनों कोशिकाओं से होने वाले संतान या होने वाले बच्चे 2 बच्चे होंगे और दोनों की शक्ल हम शकल होंगी, दोनों एक जैसे दिखाई देंगे, परंतु यह कोशिका का पूर्णतः विभाजन नहीं हो। कभी कभी देखने को मिलता है कि किसी महिला में किसी कारणवश यह कोशिका का पूर्णतः विभाजन नहीं हो पाता है, जिससे होने वाले जुड़वा बच्चे के किसी न किसी अंग आपस में जुड़े होते हैं। इस घटना को सीमेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस घटना को सीमेज कहा जाता है। महिला और पुरुष के शुक्राणु जब जाइगोट बनता है, जाइगोट बनने के बाद में विभाजन होता है, विभाजन के बाद में यह कोशिका फिर से पुनः विभाजन 2 से 4 कोशिकाओं में होती है, 4 से 8, 8 से 16, ऐसी लगभग 512 से 1024 कोशिकाएं की अवस्था होती है। मतलब इन 9 महीनों में 512 से 1024 कोशिकाओं की अवस्था होती है। इन सभी प्रत्येक कोशिकाओं को टोटिपोटेंट सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? टोटिपोटेंट सेल। यह एक ऐसी कोशिकाएं होती है जो पूरे शरीर के निर्माण करने की ताकत रखती है। टोटिपोटेंट सेल एक ऐसी सेल होती है जो एक कोशिका से संपूर्ण शरीर का निर्माण करने की यह ताकत रखती है। अब इसमें होता है जाइगोटिक ट्यून से क्या होते हैं, मतलब द्वियुग्मनज जुड़वा। द्वियुग्मनज जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं? जाइगोटिक ट्यून्स। कभी कभी किसी महिला में एक साथ 2 अंडाणु बन जाते हैं। मतलब इस घटना में क्या होता है, जब महिला और पुरुष के अंडाणुओं का निषेचन होता है तो यह निषेचन 2 बार होता है। मतलब एक अलग कोशिका में होता है और एक अलग अलग कोशिका में। इससे क्या होता है कि 2 जाइगोट बन जाते हैं। महिला के अंदर 2 जाइगोट बनते हैं। अलग अलग जाइगोट बनने के कारण इनकी कोशिका फिर से पुनः विभाजित होगी। फिर 9 महीने के बाद यह प्रोसेस होने के बाद यहाँ भी जुड़वा बच्चे होंगे, लेकिन इन दोनों जाइगोट के कारण 2 बच्चे तो हो रहे हैं, जुड़वा बच्चे तो होते हैं, लेकिन हमशक्ल नहीं होते हैं। यह लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, लड़का लड़की दोनों हो सकते हैं इस प्रकार की घटना में। तो इसमें एक चीज देखने को मिलती है कि मतलब पिता की अपेक्षा माता के गुण अधिक आते हैं सभी बच्चों में। 99% ऐसा होता ही है। तो इसका मेन कारण रहता है मातृत्व प्रभाव। इसे कहा जाता है मातृत्व प्रभाव, यानी कि संतान में पिता की तुलना में माता के अधिक गुण मिलते हैं। इसे मातृत्व प्रभाव कहते हैं। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जो जाइगोट बनता है तो जो जाइगोट की जो सेल रहती है वो महिला की कोशिका होती है। मतलब जो कोशिका होती है वो महिला की कोशिका होती है और उस कोशिका के अंदर उस महिला का माइटोकॉन्ड्रिया जो एक विशेष जीन कहलाता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसी माइटोकॉन्ड्रिया के कारण मातृत्व प्रभाव हमें बच्चों में देखने को मिलता है। पिता की अपेक्षा माता के गुण अधिक इसी माइटोकॉन्ड्रिया के कारण मिलते हैं। Thanks you watching my video. Like, comment, share, subscribe.